Assalamu alaikum dear students. This is Pirzada Asif, physics faculty at Sky Classes. तो अल्लाह के फजल से with the grace of Almighty, yesterday we discussed the current electricity as far as the board point of view is concerned. तो बेटा आज भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं बेटा, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो बेटा जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तो वो क्वेश्चंस हैं लाइक एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर. क्वेश्चन आता है डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी. अगर आपने प्रीवियस बोर्ड पेपर चेक किए होंगे, सुपर कंडक्टिविटी पे भी सवाल आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे भी सवाल आता है, और किरचॉफ्स लॉज पे भी सवाल आता है. तो इंशाल्लाह आज मैं इनमें से कुछ बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. सो लेट अस डिस्कस द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर. सो लिसन बेटा, अगर आप कंडक्टर्स को लोगे, कल हमने ओम्स लॉ को बेटा जब डिड्यूस किया था, वहां पे जो रेजिस्टेंस आ गई थी वो बराबर आ गई थी एम एल डिवाइडेड बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ. ठीक है. तो नाउ फ्रॉम दिस वेरी इक्वेशन यू कैन ऑब्जर्व दैट बेटा ये जो रेजिस्टेंस है इसको टाउ, टाउ मीन्स एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उसके साथ बेटा इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है. नाउ सारा जो खेल है वो बेटा इसी रिलेशनशिप से है. देखो क्या होता है, यू नो कि अगर एक वायर में रेजिस्टेंस होती है बेटा, ये किस वजह से होती है? इट इज बेसिकली ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव कर्नल्स. सो जब भी इलेक्ट्रॉन्स सीधा चलना चाहते हैं लेकिन पॉजिटिव कर्नल्स उनको डिफ्लेक्ट करते हैं. सो नाउ अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. नाउ सी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स और किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमें पता है अगर हम एक गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. सो सेम विल हैपन हियर. जब इलेक्ट्रॉन्स में जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे बेटा रेजिस्टेंस उससे कोलिजन्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगी. नाउ जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी उनकी बढ़ेगी, रैंडमनेस उनकी ज्यादा होगी. सो जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतने जो कोलिजन्स के चांसेस हैं पॉजिटिव कर्नल्स के साथ वो बढ़ जाएगी. इन अदर वर्ड्स, अगर ये एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन, फॉर इंस्टेंस 2 कोलिजन दिखा रहा था लाइक दिस, अब एक सेकंड में बेटा ये 5 कोलिजन दिखाएगा. सो व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल ऑब्वियसली इंक्रीज. नाउ मेरा सवाल है, क्या अब इलेक्ट्रॉन जो रिलैक्स करेगा, क्या वो ज्यादा टाइम के लिए अब रिलैक्स कर रहा है या कम टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है? ऑब्वियसली ये अब कम टाइम के लिए रिलैक्स कर रहा है. व्हाई? बिकॉज यू नो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स. सो जब कोलिजन्स बढ़ गए तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया. सो रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी बेटा. So what does that mean? So when you increase, for conductors, I am talking about conductors, when you increase the temperature, collision frequency increases. When collision frequency increases, relaxation time decreases, which in turn increases the resistance. So can I say for conductors, resistance is proportional to the temperature? Clear? Now, एक relationship है resistance और temperature के बीच में, that you must remember. RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. और इसके बाद और भी टर्म्स आती हैं, प्लस बीटा डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा डेल्टा क्यूब प्लस बीटा डेल्टा क्यूब
by 2 प्लस सो ऑन। लेकिन बेटा बहुत बार मैंने समझाया है कि जब भी चेंज स्मॉल हो तो हायर पावर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी इक्वेशन आपके लिए काफी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो नाउ what these symbols mean, what this RT represents, it represents resistance at final temperature or at temperature T. What this R naught represents, it is the original resistance. What is this delta T? It is the temperature change. And what is this alpha? The most important term. We call it as temperature coefficient of resistance. तो बेटा यहां पे अगर आपको देखना हो कि अगर टेम्परेचर चेंज दी है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस दी है और अल्फा भी दिया है, तो आप फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन इसमें जो मुझे मेन चीज डिस्कस करनी है, दैट इज दिस अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस अल्फा को हम इसमें से डिराइव कर लेंगे। तो बेटा आर टी किसके बराबर आ गया? आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। व्हाट शैल आई डू? मैं आर नॉट को नीचे ला रहा हूं। आर टी बाय आर नॉट equals to 1 plus alpha delta t. Can I write it like this? R naught को नीचे लाया, 1 को इधर लाओ, RT by R naught minus 1 equals to alpha delta t. Crisscross. RT minus R naught divided by R naught equals to alpha delta t. Then what is this RT minus R naught? It is the change in resistance. I can write it as delta R divided by R naught, or you can write R. One and the same thing. Let me write down as R naught is equal to alpha delta t. So alpha किसके बराबर आ गया बेटा? Delta R by R naught delta t. Now what is this delta R? Change in resistance. What is this R naught? Original resistance. So change in resistance divided by original resistance, we call that as fractional change. उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस डेल्टा टी? टेम्परेचर चेंज। सो मुझे बताओ बेटा ये अल्फा क्या है? सो कैन आई से ये अल्फा जो है ये हमें आइडिया देता है कि एक मटेरियल में अगर मैंने यूनिट चेंज इन टेम्परेचर लाई, थोड़ी सी चेंज लाई, तो उससे रेजिस्टेंस में कितनी चेंज आ गई। इन अदर वर्ड्स I can say that ये अल्फा हमें मटेरियल की सेंसिटिविटी दिखाता है टुवर्ड्स टेम्परेचर। मतलब अगर किसी मटेरियल में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज आ गई, दैट मीन्स उसका अल्फा हाई है। दैट मीन्स उस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैंने किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज लाई लेकिन रेजिस्टेंस में उतनी चेंज नहीं आई, दैट मीन्स अल्फा कम आ गया और उसका मतलब हुआ कि वो मटेरियल जो है उसकी जो रेजिस्टेंस है, हां बेटा बताओ, वो कम सेंसिटिव है टुवर्ड्स टेम्परेचर। Now, this alpha can be positive, this alpha can be negative. Okay, now how it is positive? Positive का मतलब क्या हुआ? Positive का मतलब हुआ बेटा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, रेजिस्टेंस भी घट रही है, तब ये अल्फा पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव अल्फा किन मटेरियल्स को होता है? कंडक्टर्स। आपने देखा बेटा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन से समझाता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ गया कंडक्टर्स में तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा, चेंज पॉजिटिव है। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो डेल्टा आर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो उल्टा कर लेंगे। अब टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो डेल्टा टी क्या बनेगा? नेगेटिव, बिकॉज चेंज इज नेगेटिव। अच्छा, टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस भी घट जाएगी, सो चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। सो रिमेंबर, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो अल्फा होता है दैट इज पॉजिटिव। सो कंडक्टर्स पोजेस
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मूव टू द नेक्स्ट। तो बाकी जो है सेमीकंडक्टर्स, यहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आप याद रखोगे सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उनके लिए जो अल्फा होता है दैट इज नेगेटिव, मीन्स वहां जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रीजन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पता चलेगा, वहां बेसिकली जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, which in turn increases the conductivity and hence decreases the resistivity। खैर वहां नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखोगे सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाती है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन है, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। बूझू सा गुबरो या फिर बकर कम, मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, इसमें यू हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग द क्लासिकल फिजिक्स एंड यू हैव द पॉजिटिव कर्नल्स विच आर इमोबाइल। तो होगा क्या, कनेक्टेड विद द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। नाउ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर रहा हूं, मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर कम कर रहा हूं। तो बेटा आपको पता है टेम्परेचर जब कम करोगे काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होते होते कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन एक स्टेज आएगा बेटा कि मैं इतना टेम्परेचर कम कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा थी, पहले देवर वाइब्रेटिंग लाइक दिस, देवर मूविंग लाइक दिस, लेकिन अब इनकी जो मोशन है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो फ्रीडमनेस है वो कम है। यानी कि क्या हो रहा है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम लिटिल बिट क्लोजर टू ईच अदर। आई नो दे आर ऑल्सो रिपेलिंग विद ईच अदर, लेकिन जो इनको जो रैंडमनेस थी, एंट्रोपी थी, वो कम हो रही है। तो उसके कम होने से दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म अ कोऑपरेटिव क्लाउड लाइक दिस। ये बने आप ओबरलांग हो अके बने ओबरलांग हो, यानी कि ये अब थोड़ा थोड़ा आपस में क्लोज आ जाएगी, इनमें वो फ्री फ्लाइट मोशन नहीं है। सो व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर व्हाट विल हैपन, अब यू नो लक्चार पे परनामा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब when they form a cooperative cloud, what will happen? Basically इस cooperative cloud के बनने से now they move in coherence. Coherence go ये गाइस ते गाइस इकवटे गाइस मारावती इकवटे और रोजवती इकवटे। तो क्या होगा when they move together, पहले क्या होता था, इलेक्ट्रॉन अकेले चल रहा था तो उसको पॉजिटिव कर्नल आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन when they form a cooperative cloud they move together, unity is strength. now इसका मास जो है, इफेक्टिव मास जो है इस क्लाउड का वो बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव कर्नल अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ता है। it becomes now very much deflect to deviate or to deflect such a huge cooperative cloud। बहुत ज्यादा मुश्किल है अब इस पॉजिटिव कर्नल को, इस बड़े क्लाउड को डिफ्लेक्ट करना। तो क्या था, रेजिस्टेंस का काज तो यही था कि पॉजिटिव कर्नल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन नाउ देयर इज नो मोर डिफ्लेक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। सो व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन देयर इज नो रेजिस्टेंस। सो यही फिनोमेना जिससे हम एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू जीरो by decreasing the temperature, this phenomenon is called superconductivity। तो इसमें कभी आता है what is it is basic application। एक एप्लीकेशन इसकी ये है बेटा, you know Joule's law of heating effect, H is equal to I square RT।
more is the resistance, more will be the heat produced. Now, superconductors have least resistance. Now, how much is the heat energy produced? How much is the energy loss? वो भी कम होगी. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन में अगर सुपर कंडक्टर्स लगाए जाए तो पावर लॉस बहुत कम होगी. घर अक्सर तनाज आसान, ट्रांसफार्मर हुत लगित, सोन घर आसान हतम घर, हाउस नंबर 100, अच्छा वोल्टेज ड्रॉप वारिया गोमुत, क्योंकि वहां तक पावर लॉस बहुत होती है. मोर लेंथ मीन्स मोर रेजिस्टेंस मीन्स मोर पावर लॉस. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन हो गए. एक पढ़ा हमने इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर, दूसरा पढ़ा सुपर कंडक्टिविटी. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर बोर्ड वाले ये क्वेश्चन डालते हैं, और इनफैक्ट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर आपके पास एक वायर है और इसकी लेंथ L है, क्लियर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैं इसकी लेंथ को या इस वायर को एक्सटेंशन कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं. मैं इतना स्ट्रेच कर रहा हूं कि इसकी जो लेंथ है वो बेटा ट्वाइस ओरिजिनल लेंथ बन रही है. और मान लो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है और फाइनल रेजिस्टेंस R डैश है. सवाल है, ऐसे क्वेश्चन है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल हैपन टू इट्स रेजिस्टेंस, और व्हाट विल बी इट्स फाइनल रेजिस्टेंस. अच्छे से समझना है. तो बेटा क्या करोगे, यू नो बेसिक फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रो L by A. Rho, you know, it is the specific resistance. It does not depend upon the dimensions. It only depends upon the nature of material. But resistance depends upon the nature of material, depends upon the length, depends upon the cross-sectional area, and also depends upon the temperature. तो ये आप याद रखोगे पहले, resistance जो है ये dimensions पे भी depend करता है, ये nature of material पे भी depend करता है, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. लेकिन जो रेजिस्टिविटी है रो, वी ऑल्सो कॉल इट एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और बेटा टेम्परेचर. डायमेंशंस की अगर बात की जाए, it is independent of the dimensions. So if you stretch a wire, if you increase the length, if you increase the cross-sectional area, there will be no change in the specific resistance. Okay? हाँ, temperature के change होने से obviously इस पे असर पड़ेगा, लेकिन resistance तीनों पे depend करती है. खैर, यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे. Now you know, अगर इस रिलेशन से देखा जाए, रेजिस्टेंस और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन आ रही है, लीनियर रिलेशन आ रही है. तो एक लेमैन अगर ये सवाल सॉल्व करेगा बेटा, वो देखेगा कि लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल होनी चाहिए. बट दिस आंसर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो क्यों बेटा, देखो, आप ये रिलेशन तब यूज कर सकते हो, यानी कि रेजिस्टेंस तब लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है. लेकिन यहां पे जब आप वायर को स्ट्रेच करते हो, ये तो तारी छु लमान सोचना थिन थिन गसान. सो जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है. तो यहां पे L के चेंज होने से A भी चेंज हो गया, इसलिए ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं होगी. तो हमें इस इक्वेशन को उसमें लाना है जो चीज कांस्टेंट है. तो बताओ, जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ बढ़ गई, यस, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, लेंथ बढ़ रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है. तो क्या मैं कह सकता हूं एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट है स्ट्रेचिंग के दौरान कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, बिकॉज यू नो वॉल्यूम इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ. नाउ व्हाट विल हैपन, जब आप लेंथ को बढ़ा रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो व्हेन यू स्ट्रेच अ वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमें इस इक्वेशन को वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा. कैसे इस इक्वेशन को वॉल्यूम में लिखेंगे बताओ. R is equal to rho L by A, multiply it by A and divide it by A. बेटा भरोसा नहीं है तो आप बोर्ड पेपर उठाओ, देखो ये सवाल आया है कि नहीं आया है. सो L into A होता है वॉल्यूम. सो आंसर आ गया, सॉरी यहां पे
हमें एल में आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एल से मल्टीप्लाई करेंगे और एल से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आएगा रो एल स्क्वायर divided by area into length is volume. Rho is constant, volume is constant. So can I say that resistance is directly proportional to the square of the length? So remember, when you stretch a wire, resistance does not depend linearly upon the length, but directly depends upon the square of the length. So बताओ, जब length double हो जाएगी, 2 2s are 4. So resistance जो नहीं होगी, that will be 4 times original one. Clear? Clear? सो स्ट्रेचिंग के दौरान रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के साथ रिलेशन दिखाता है। हां, अगर सवाल ऐसे होगा, वायर को डबल किया विदाउट स्ट्रेचिंग, सीधे एक और वायर लाई उसके साथ जोड़ दी और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहा, तो तब लीनियर रिलेशनशिप है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज किरचॉफ्स laws of electrical circuits. तो यू नो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम दो लॉज पढ़ते हैं। पहला है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, it is also called the junction law. It is also called the KCL, Kirchhoff's current law. Clear? So what this law is about? बेटा क्या करेंगे हम एक जंक्शन ले रहे हैं। जैसे ये एक जंक्शन है, एक सेकंड इसको, okay, so we have a junction here. जंक्शन का मतलब हुआ वो पॉइंट बेटा जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रही है। सो दिस इज बेसिकली अ जंक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, मान लो करंट I1 एंटर हो रही है, I2 भी एंटर हो रही है, I3 लीव कर रही है और I4 भी लीव कर रही है। तो सिंपली याद रखोगे आप बेटा, यह ला हमें कहता है कि जंक्शन के पास जितनी करंट, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जितनी जंक्शन की ओर एंटर हो रही है और उतनी ही टोटल करंट जंक्शन को लीव करेगी। यानी कि जो यहां आप देखो कौन कौन सी करंट जंक्शन की ओर एंटर हो रही है, I1 और I2, और कौन कौन सी करंट जंक्शन से लीव कर रही है, I3 एंड I4. सो कैन आई से दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ करंट entering the junction is always equal to the total amount of current leaving the junction yes, but let me elaborate it further. Beta, you know, current means amount of charge per unit time. तो लॉजिकल बात है बेटा, इस जंक्शन के पास जितना टोटल चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम लीव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जंक्शन ना चार्ज क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि जंक्शन एक पाथवे दिखाता है बस। यानी कि जितना चार्ज पर यूनिट टाइम वहां पे एंटर हो गया
उतना ही लीव करेगा। कशीर पर दरवाज छु ज नफर गए दरवाजस निश तो द्राई तो ज नफर, ना दरवाजे पे कोई रुक गया ना गो दरवाजस निश कहां गब। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पर इन ए टाइम entering towards the door is equal to the total number of persons leaving the door per unit time. Same is the case here. So that means मैं ये कह सकता हूं ना due to junction and charge तो न क्यों। So junction can neither act as the source of charge nor can act as the sink of charge. So junction के पास charge की कोई accumulation नहीं होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं that this law also states that junction can neither create charge nor it can destroy charge. तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? यू नो देर इज अ लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रेस्पेक्टेड दाऊद सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया है कि क्वांटाइजेशन एक टर्म है, कॉन्जर्वेशन भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो हमें कहता है कि जो चार्जेस होते हैं उनका जो टोटल ये जो सम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहता है। या सिंपल वर्ड्स में चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इन पेयर्स। खैर मुझे वहां नहीं जाना है। तो कैन आई से दैट ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भी आ सकती है। ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है केसीएल या फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड on the law of conservation of charge. डेफिनेशंस दो हो गई, तीसरी डेफिनेशन देखो। तो बेटा यहां पे क्या बोला मैंने? टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन। व्हाट आर द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन? I1 प्लस I2 equals to what are the currents leaving the junction? It is I3 प्लस I4। तो बेटा एक काम करेंगे, इन टर्म्स को भी लेफ्ट साइड से लेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I3 को इधर लाओगे ब्रैकेट में आएगा माइनस I3 प्लस I4 को इधर लाओ, इट विल बी माइनस I4 और राइट साइड से जीरो आ जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? अरे बेटा आपको पता है प्लस माइनस को अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो I1 है I2 है, दीज आर द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, माइनस I3 और माइनस I4 दीज आर द करंट्स लीविंग द जंक्शन। साइन कन्वेंशन में कोई मसला नहीं है, वो पॉजिटिव ले लो या ये ले लो, कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन आप यहां गौर करो, मैंने सब का सम किया, यानी कि कौन सा सम किया? अलजेब्रिक सम। चाहे वो करंट जो एंटर कर रही है या वो करंट जो लीव कर रही है। तो आप देख सकते हो बेटा इन सारे करंट्स का जो अलजेब्रिक सम है, तो आप देख सकते हो वो किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। सो कैन आई से दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स entering the junction and leaving the junction is always equal to zero. I can also put it like this, summation of I equals to zero. Clear? So एक और स्टेटमेंट हम ऐड कर सकते हैं इसको अब, the algebraic sum of all the currents entering and leaving the junction is always equal to zero. Clear? सो इस पे आपको एक छोटी सी न्यूमेरिकल आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस जंक्शन, यू हैव द करंट 3 एम्पियर here you have 2 ampere. Question is, suppose this is I ampere, I want to know what is the value of this I. So what you will do, you know, at the junction we can use the law called the junction law or KCL.
सो व्हाट इज द KCL? टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है? एक ही करंट एंटर हो रही है 3, प्लस कौन कौन सी करंट लीव कर रही है? I भी लीव कर रही है, सॉरी कौन सी करंट एंटर हो रही है? 3 इक्वल्स टू कौन सी करंट लीव कर रही है? एक तो I भी लीव कर रहा है और 2 भी लीव कर रहा है, तो I किसके बराबर निकला? 3 minus 2, it is equal to 1 ampere. So how much is the current basically leaving here? It is 1 ampere. और एक चीज याद रखोगे, यहां जो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हुआ मैंने जो यहां पे डायरेक्शन रखी है वो सही है। अगर मेरा वैल्यू नेगेटिव आ गया तो यहां जो डायरेक्शन असाइन हुई है वो सही नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। क्लियर टू यू? सो इंशाल्लाह बी विद मी, कल मैं लास्ट कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी पे उठाऊंगा, देन डे आफ्टर टुमारो आफ्टर डिस्कशन आई विल सी कि मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। सो आज के लिए इतना, कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।